गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हिमांशु प्रकाश और हम पढ़ेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी, जिसमें कि हम चैप्टर 1 या यूनिट 1 की बात कर रहे थे, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, जिसमें हमने नॉर्मल एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा था कि व्हाट आर लिविंग, व्हाट आर नॉन लिविंग, और जो लिविंग है वो कैसे होंगे, कहाँ रहेंगे, डाइवर्सिटी क्या होगी उनकी, कैसे कैसे किस किस जगह पर रहते हैं, उसको में कैसे बहुत सारे लिविंग्स एक साथ रहते हैं। ठीक है, हमने डाइवर्सिटी की बात की थी, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे, जैसे नोमेनक्लेचर पढ़ा था। हमने सीखा था कि किस तरह से साइंटिस्ट ने उनका नाम रखा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमने देखा था कि कैरोलस लीनियस ने क्या करा था, वहाँ पर किसी भी स्पीसीज़ का, किसी भी लिविंग्स का नाम रखने के लिए एक तरीका बताया कि हम ऐसे ऐसे नाम रखेंगे। उसके लिए एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना, ICBN और ICZN। ICBN फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICZN फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इंटरनेशनल कोड्स फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड्स फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। 2 संस्थाएं बनी जिन्होंने नाम रखने का अपना एजेंडा बताया कि इस तरह से आप कोई भी नाम रखा जाएगा तो यहाँ से हमारे यहाँ से अप्रूव होगा। उसके लिए तो साइंटिस्ट फर्स्ट हमारे सामने आए, वो थे कैरोलस लीनियस, यानी उन्होंने बताया कि हाँ, इस तरीके से कुछ हमें नाम रखना पड़ेगा ताकि हम जो डाइवर्सली हमारे लिविंग्स हैं उनको हम एक यूनिक नाम से या हर जगह एक सेम नाम से हम उनको पहचान सकें, क्योंकि डिफरेंट रीज़न, डिफरेंट नेम, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, समझने में प्रॉब्लम कि ये किस चीज़ की कोई बात कर रहा है, कोई बात किस एनिमल्स की बात कर रहा है, उसको हम सारे रीज़न में एक सिंपल एक ही नाम से जाने। इसीलिए हमने क्या कर दिया, उसको नोमेनक्लेचर एक तरीका बता दिया। नोमेनक्लेचर आ गया। नोमेनक्लेचर के लिए हमको नीड क्या पड़ी कि उसको पहचानना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उसकी हमने ब्रांच को बोला आइडेंटिफिकेशन, किसी चीज़ को पहचानना, उसके चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स हों, चाहे वो एनाटॉमिकल करैक्टर्स हों, उनके बेस पर किसी भी लिविंग्स को पहचानना। जैसे हम अगर किसी सामने बर्ड को पहचानना है तो बर्ड के हमें फीचर पता होना चाहिए कि बर्ड के पास विंग्स होते हैं, बर्ड के पास 2 लेग्स होते हैं, उनके पास बीक होती है। यानी इस तरीके से किसी भी लिविंग्स के जो एक्सटर्नल फीचर हैं हम उसको देखकर एक जनरल नॉलेज ज्ञान कर सकें, हम जनरली समझ सकें कि आखिर ये हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। उसको हमने कह दिया कि हाँ, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है, पहचानने का तरीका है। जब उसको पहचान लिया तब उनको हमने क्या करा, हमने कहा बहुत सारे लिविंग्स हमने पहचान लिए। हमें तो इस वर्ल्ड में बहुत सारे टाइप के लिविंग्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं। तो इन सबको पहचानने के बाद इनका नामकरण जब हो, इनका नाम जब रखा जाए तो उनको कैटेगराइज कैसे करेंगे, कौन लिविंग क्या है, कौन लिविंग को किस क्लास में रखें, किस लिविंग को किसके साथ रखना ठीक है। इसको हमने बोला कि इनको हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इनको पढ़ना, समझना और बताना आसान हो। उसको हमने एक ब्रांच बना दिया। हमने कहा ये है क्लासिफिकेशन, किसी को पहचानने के लिए किसी को ग्रुप में डिवाइड करना। जब हमने उसको क्लासीफाई किया तो हमने एक सिस्टम बनाया कि हम ऐसे ऐसे चीज़ों को इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि मोस्टली हम चीज़ें क्या करेंगे, एक नॉर्मल एक किंगडम लेंगे और उस किंगडम में हम अगर प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो सारे प्लांट्स उस किंगडम के अंदर रहेंगे। हम अगर एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो सारे एनिमल्स उस किंगडम के अंदर रहेंगे। तो फिर अब जब किंगडम में हमने देखा कि प्लांट्स ही देखे तो डिफरेंट रीजन, डिफरेंट प्लांट्स। अब फिर से हमारे पास प्रॉब्लम आई कि डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट प्लांट्स। तो हमने क्या करा, हमें चलो इन प्लांट्स को और थोड़ा डिवाइड करते हैं, किंगडम से छोटा एक ग्रुप बनाते हैं। तो हमने फाइलम, हमने वहाँ पर किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज़, मतलब कैटेगरी बनाई कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, स्पीसीज़ की, मतलब मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर कॉमन इन द स्पीसीज़ या सेम टाइप ऑफ वैरायटी। अगर किसी वैरायटी में बहुत सारे करैक्टर्स मैच कर रहे हैं, लगभग करैक्टर मैच कर रहे हैं, हमने कहा हाँ भाई ये तो एक स्पीसीज़ है। अब कुछ करैक्टर्स हो सकता है स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ डिफरेंट, तो हमने कहा चलो ये तो लग तो सेम रही है, हमें दिख तो सेम रही है, लेकिन फिर भी ये इसके करैक्टर्स कुछ मैच नहीं कर रहे। तो हमने कहा चलो इसको क्या करते हैं, उसको हम रख देते हैं जीनस में, इसके थोड़े कम करैक्टर। इस तरह हमने क्या करा, स्पीसीज़, फिर जीनस, उसके बाद फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, ऐसे डिफरेंट डिवाइडेशन कर दिया। इसको हमने कहा सिस्टम है पढ़ने का ये। हम किसी को पहले किंगडम में पढ़ेंगे, उसके बाद उसको फाइलम में पढ़ेंगे, फिर उसको क्लास में डिवाइड करेंगे, फिर उसको जाकर ऑर्डर में, फिर उसके बाद फैमिली में, फिर जीनस, फिर जाकर उसकी स्पीसीज़ बनेगी। एक तरीका बन जाएगा जिसको हमने बोल दिया कि ये सब अरेंजमेंट है। कौन सा अरेंजमेंट है? हिरार्चियल अरेंजमेंट है। ये पढ़ने का अरेंजमेंट है, ग्रुप में डिवाइड करने का अरेंजमेंट है।
इस तरीके से अगर हम चीज़ों को डिवाइड करते हुए आएंगे एक तरफ से उनके कैरेक्टर्स के बेस पर, तब उनको पढ़ना समझना आसान होगा। तो पहले चैप्टर में हमने यही चीज़ देखा था कि क्या है स्पीसीज़, क्या है जीनस, क्या है फैमिली, क्यों उनको डिवाइड कर रहे हैं, कैसे डिवाइड कर रहे हैं, टैक्सोनॉमिकली डिवाइड कर रहे हैं। टैक्सोनॉमी हमने देखी थी, व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी, व्हाट इज़ कैरेक्टराइजेशन, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज़ नॉमेनक्लेचर और व्हाट इज़ टैक्सा। ये सारी चीज़ हमने देखी थी ग्रुप्स की। इन सब चीज़ों की हमने पहले चैप्टर में बात की थी। ठीक, ये हमारा क्विक रिवीजन है। फिर हमने क्या करा, फिर हमने कहा हमें चलो अब जब हम चीज़ों को समझ गए, डिवाइड करना सीख गए, फिर हम करते हैं इनको क्लासीफाई। फिर हमारा सेकंड चैप्टर आया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने बात की थी कि किस तरह साइंटिस्ट ने, किस तरह व्हिटेकर ने इन सब लिविंग्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया, जिसमें से एक था मोनेरा, एक था प्रोटिस्टा, एक था फंजाई, एक था प्लांट्स और एक था एनिमेलिया यानी एनिमल्स। इन्होंने टोटल लिविंग जो थे उनको 5 कैटेगरी बना दी कि भैया अगर कोई प्रोकैरियोटिक सिंगल यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है उसको हम प्रोटिस्टा में रखेंगे, उसको हम मोनेरा में रखेंगे। अगर सेल प्रोकैरियोटिक है तो मोनेरा में रखेंगे, सेल अगर यूकैरियोटिक है तो प्रोटिस्टा में रख देंगे। डिवाइड कर दिया कि इस तरह से सेल के बेस पर। तो फिर अगर कोई सेल हमारी यूकैरियोटिक है उसको हम फंजाई प्लांट और एल्गी, फंजाई प्लांट और एनिमलियम रखेंगे। लेकिन फिर यूकैरियोटिक के साथ भी और बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे उन्होंने सेल टाइप की बात की, उन्होंने सेल वॉल की बात की, उन्होंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की, उन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात की, उन्होंने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात की। उन्होंने कुछ बेस बना दिए कि इन बेस पर हम किसी लिविंग्स को क्लासीफाई कैसे करें, क्या क्या बेस, उसके क्या क्या प्राइमरी बेस होने चाहिए। तो उनको कुछ 5-6 प्राइमरी बेस मिल गए कि सेल वॉल एक बेस मिल गई कि सेल वॉल ऐसी होनी चाहिए, कि सेल टाइप ऐसा होना चाहिए, कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हो, अगर उनका न्यूट्रिशन इस टाइप का हो तो हम उनको उन ग्रुप में रख सकते हैं। लेकिन ये कंफर्म ग्रुप नहीं था क्योंकि बहुत से वेरिएशन हमको देखने मिलेंगे। हमें प्लांट्स की हम बात करें, प्लांट्स हमारे फूड की सिंथेसिस करते भी हैं, फूड की कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो इंसेक्टिवोरस टाइप के हैं, जो इंसेक्ट को खाते हैं। बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करते, बहुत से प्लांट ऐसे बासी प्लांट ऐसे हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं। तो कंट्रोवर्सी हर जगह है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की कि हम न्यूट्रिशन के बेस पर, सेल टाइप, इन 5-6 बेस पर प्लांट्स को, एनिमल्स को, लिविंग्स को, प्रोटिस्टा, मोनेरा सबको डिफाइन, क्लासीफाई करने में थोड़ा सा हेल्प करना, पढ़ना थोड़ा सा आसान करें। ठीक है, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिटेकर के थ्रू हमारे पास आ गए। फिर जब हमने मोनेरा की वहाँ कैरेक्टरिस्टिक देखी तो मोनेरा हमें क्या मिले थे, हमने कहा सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक है, इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, उनको हमने मोनेरा में डिफाइंड कर दिया। फिर मोनेरा को भी हमने क्या किया, ये कोई रिवीजन है, मोनेरा को हमने क्या किया, आर्चियो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, 2 टाइप के बैक्टीरिया, हमने कहा ये बैक्टीरिया ही तो हैं, लेकिन बैक्टीरिया कैसे है, एक ऐसे बैक्टीरिया जो हार्श कंडीशन में रह सकते हैं, एक ऐसे बैक्टीरिया जो हार्श कंडीशन में नहीं रह सकते। हमने इसको कैटेगराइज कर दिया, नहीं मोनेरा को हमने 2 ग्रुप में, आर्कियो और यू बैक्टीरिया के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। इनके कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ लिए। फिर हमने देखा दूसरा, प्रोटिस्टा कुछ ऐसे लिविंग्स थे जो सिंगल सेल तो थे लेकिन उनकी सेल प्रोकैरियोटिक नहीं थी, उनकी सेल यूकैरियोटिक थी। हमने उनको डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि वहाँ पर जो प्रोटिस्टा था वो क्रिप्टोफाइसी, वो डाइनोफ्लैजलेट, वो यूग्लिनोइड्स, वो स्लाइम मोल्ड्स, वो प्रोटोजुअन्स, वो बहुत से टाइप का हमारा प्रोटिस्टा भी आया। जैसे कैरेक्टरिस्टिक क्राइसोफाइट्स के हैं वैसे कैरेक्टरिस्टिक डाइनोफ्लैजिल्स के नहीं है। क्राइसोफाइट्स कैसा है, एक सी में रहने वाला, गहराई में रहने वाला, डाइनोफ्लैजिल 2 फ्लैजिला रखने वाला, यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिना जिसमें आता है इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी है और उसके पास हेटेरोट्रॉफिक मोड भी है, दोनों टाइप के मोड है उसके। हमने स्लाइम मोड्स की बात की, जो फंगस की तरह सेप्रोफाइट्स टाइप के होते हैं वो स्लाइम मोड्स ब्रेड पर लग जाते हैं। उसके बाद हमने प्रोटोजोन्स की बात की जो डिसीज़ कॉज करते हैं, उनकी प्रोटोजोन्स की बात की, उसमें हमने कुछ प्रोटोजोन्स सीलिएटेड भी थे, कुछ प्रोटोजोन्स नॉन सीलिएटेड भी थे, कुछ प्रोटोजोन्स बाइनरी फ्यूज़न करते थे, कुछ प्रोटोजोन्स मल्टीपल फ्यूज़न करते थे जैसे प्लाज्मोडियम टाइप का। इनको हमने कैटेगराइज किया, इनको डिवाइड किया, इनको समझा कि ये सब प्रोटिस्टा है, ये सब वो ग्रुप हैं, सिंगल सेल हैं और यूकैरियोटिक टाइप के हैं। आगे हम जब बढ़े, आगे हमको नया किंगडम मिला, एक फंजाई, जिसमें हमने देखा सेल तो है लेकिन उस सेल ने खुद को बंच में डिवाइड कर लिया, सेल ने ग्रुप बना लिया, फंजाई बोल दिया। हमने कहा टिश्यू सिस्टम ऑर्गेनाइज हो गया,
अभी तक सेल के बेस पर बात कर रहे थे कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, अब हम टिश्यू के बेस पर बात कर रहे हैं कि सेल ने मिलकर टिश्यू बना लिए, वो सेल सैप्रोफिटिक टाइप की हो गई और वो सेल हमारी ऐसी भी हो गई कि वो स्पोर्स को भी रख रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रही है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रही है, वो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स भी बना रही है, वो प्लाज्मोगैमी कर रही है, वो कैरियोगैमी कर रही है। कुछ हमने इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे, कैरेक्टर्स देखे जिनके बेस पर हमने फंजाई को डिवाइड किया कि ये फंजाई फाइकोमाइसिटीज़ है, ये फंजाई एस्कोमाइटिसीज़ है, एस्कोमाइसिटीज़ है, ये फंजाई बेसिडियोमाइसिटीज़ है, ये फंजाई ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है। मतलब फंजाई अभी बहुत सारे टाइप मिले, बहुत टाइप के रिप्रोडक्शन मिले, उनमें बहुत टाइप की सेल मिली। किसी में सिंगल सेल एक न्यूक्लियस है सेल में, किसी में एक सेल में मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन है। इसके बेस पर हमने फिर नेक्स्ट अपने टाइप को डिवाइड किया था। ये सारी चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं सिर्फ रिवाइज़ कर रहा हूँ ताकि आपको एक रिमाइंड हो जाए कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर हमने आगे देखा कि फंजाई के बाद हमारा नेक्स्ट प्लांटी आया कि प्लांटी में क्या देखा कि सारे प्लांट्स हमारे रूट स्टेम लीफ में डिवाइड हैं, कि प्लांट्स के बाद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, वो अपना फूड खुद बनाने की कोशिश कर रहा है, खुद अपना फूड बना रहा है। फिर हमने क्या कहा, फिर हमने कहा इनके बाद एनिमलिया आएंगे जिनमें वेल डिफाइंड मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट करने की कैपेसिटी आ जाएगी। ये लोकोमोट कर सकते हैं, प्लांट्स लोकोमोट नहीं कर सकते, तो और थोड़े से एडवांस्ड हो गए। फिर हमने जब एनिमलिया को पढ़ लिया, अब कुछ हमें ऐसे भी लिविंग्स मिले जिनको हम इन किसी भी कैटेगरी में नहीं रख पा रहे हैं, ना हम उनको प्रोटोजोआ में रख पा रहे हैं, ना हम उनको प्रोटिस्टा में रख पा रहे हैं, ना हम उनको एनिमलिया में, ना प्लांटी में और ना उनको फंजाई में रख पा रहे हैं। क्यों? इनके पास एक ऐसी करैक्टरिस्टिक है कि ये ना तो लिविंग है ना ये नॉन लिविंग है। हमने वायरस की बात की, हमने वायरस के पार्टिकल्स से भी छोटे पार्टिकल्स ब्रियॉन्स की बात की, हमने प्रियॉन्स की बात की। हमने देखा कि वायरस को भी कोई इफेक्ट कर सकता है, हमने देखा बैक्टीरिया को भी कोई इफेक्ट कर सकता है, हमने देखा वायरस हार्मफुल भी है, कि वायरस डेड भी है, वायरस लिविंग भी है। हमने ये भी एक कैटेगरी देखी, किसी किंगडम में नहीं आ रही है। हमने प्रियॉन्स देखे, हमने लाइकेंस देखे जो ना फंगस हैं ना ठीक से एल्गी हैं। हमने वायरस की बात की, हमने कहा वायरस प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए प्रिजर्व रहता है, क्रिस्टल की फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। आज तक कंट्रोवर्सी है कि वायरस को हम लिविंग कहें या नॉन लिविंग कहें। हमें यही समझ नहीं आ रहा कि वायरस को आखिर हम बोलें क्या, लिविंग बोल दें, नॉन लिविंग बोल दें। इतने के बाद भी अब मतलब इतना किंगडम पढ़ रहे हैं फिर भी कंट्रोवर्सी है। फिर हमने तीसरा अपना जब आगे बढ़े तो हमने देखा कि अब हम प्लांट किंगडम को देखते हैं कि प्लांट किंगडम में ऐसा क्या है। तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि प्लांट्स भी बहुत से टाइप के हैं। अगर कोई प्लांट्स बेचारा एडवांस नहीं है उसको क्या बोलें, उसको किस कैटेगरी में रखें। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सिर्फ वाटर में ही मिल रहे हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो वाटर के बाहर मिल रहे हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ड्राई कंडीशन में मिल रहे हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मॉइस्ट कंडीशन में मिल रहे हैं। उनके लिए ड्राइनेस ज़रूरी नहीं है, उनके लिए मॉइस्ट टेम्परेचर होना ज़रूरी है, ह्यूमिड टेम्परेचर होना ज़रूरी है। उनको हमने कैटेगराइज किया। तो हम सबसे पहले जब हम प्लांट्स की कैटेगराइजेशन पे आए, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन पर आए, तो हमने देखा कि प्लांट्स में एक फाइलम है एल्गी। हमने प्रिमिटिव प्लांट्स की बात की, हमने ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी ठीक से रूट स्टेम लीफ में भी डिवाइडर नहीं है, हमने एल्गी की बात की। जब एल्गी की हमने बात की तो हमने देखा कि एल्गी डिफरेंट कलर की है, रेड एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है। उसको हमने रेड एल्गी को हमने रोडोफाइसी बोल दिया, हमने ब्राउन एल्गी को फेओफाइसी बोल दिया, हमने ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी बोल दिया। हमने करैक्टरिस्टिक देखे, हमने ग्रीन एल्गी है उसके पास सिंथेटिक पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, उसके पास रोडोफाइसी के पास डिफरेंट केमिकल है, वो खुद को ब्राउन कलर का बना रही है, वो डिफरेंट फूड कंटेंट स्टोर कर रही है। क्लोरोफाइसी डिफरेंट फूड कंटेंट स्टोर कर रही है और रोडोफाइसी का फूड कंटेंट डिफरेंस है। जो हमारा फूड कंटेंट ग्लाइकोजन की फॉर्म में है, प्लांट का सेलुलोज की फॉर्म में है, रोडोफाइसी का अलग केमिकल कंपोजिशन है, वो फूड डिफरेंट पार्ट में स्टोर करिए। क्लोरोफाइसी की हम बात करें, वहाँ पर क्लोरोफिल ए और बी देखने को मिल रहा है, जबकि फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए सी के साथ फ्यूकोजेंथोनिन देखने को मिल रहा है, जबकि रोडोफाइसी में आपको फाइकोराइथिन देखने को मिला। ये क्या है? ये पिगमेंट है जो उसको कलर प्रोवाइड करा रहा है। डिफरेंट कलर के बेस पर हमने उसको डिफाइन कर दिया। हाँ, सब रेड एल्गी रोडोफाइसी में आएंगी, सारी ब्राउन एल्गी फियोफाइसी में आएंगी और सारी ग्रीन एल्गी हमारी क्लोरोफाइसी में आएंगी। फ्रेश वाटर में भी रहने वाली एल्गी, कुछ एल्गी ऐसी होंगी जो फ्रेश वाटर में ही सर्वाइव कर सकती हैं, कुछ एल्गी ऐसी होंगी जो साल्टी वाटर में ही सर्वाइव कर सकती हैं। हमने इस बेस पर एल्गी का क्लासिफिकेशन किया। आगे जब हम बढ़े तो हमने देखा कि प्लांट थोड़े से एडवांस हुए, उन्होंने थैलस की फॉर्म में खुद को बना लिया, हमने ब्रायोफाइट्स बोल दिया उनको।
हमने कहा ब्रायोफाइट्स हैं, थैलस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनमें डिफरेंट स्पोर्स बनने स्टार्ट हो गए, इनमें अलग से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट हो गई। इसके बेस पर हमने ब्रायोफाइट्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने लिवरवर्ट्स हैं और दूसरे मॉसेस हैं। लिवरवर्ट्स प्रिमिटिव हैं, मॉसेस थोड़े बड़े हो गए, जो काई वगैरह देखती है हम काई बोलते रहते हैं, वो मॉसेस हैं। फर्न्स हैं, डिफरेंट टाइप की एल्गी भी डिफरेंट टाइप, कुछ बहुत छोटी हैं, कुछ थोड़ी सी हाइट में बड़ी हो गई। किसी के करेक्टरिस्टिक, लिवरवर्ट्स के करेक्टरिस्टिक अलग हैं, मॉसेस के करेक्टरिस्टिक अलग हैं। इस बेस पर हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़े प्लांट के। उसके बाद हमने कहा चलो और प्लांट्स को थोड़ा एडवांस बनाते हैं, हम टेरिडोफाइट्स पर पहुँचे। वो थोड़े और हाइट में बड़े मिल गए हमको, वैसे थे जो थोड़ी सी हल्की सी मॉइस्ट कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। अब उनके पास रूट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, उनके पास वेस्कुलर बंडल बनने स्टार्ट हो गए, उनके पास जाइलम और फ्लोएम बनने स्टार्ट हो गए। जाइलम को रखने लगे ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, फ्लोएम को रखने लगे फूड कंडक्टिव टिश्यू, जबकि अब तक ब्रायोफाइट्स के पास कोई भी जाइलम फ्लोएम की फॉर्मेशन नहीं हुई थी। टेरिडोफाइट पर पहुँचे, तो टेरिडोफाइट्स पर हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि इनमें सीड हैबिट प्रेजेंट होनी शुरू हो गई। अब ये सीड बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। जब इस पर पहुँचे तो हमने देखा जिम्नोस्पर्म पर पहुँचे हम नेक्स्ट, उसमें तो सीड बनी हुई है, लेकिन सीड नेकेड टाइप का सीड बना। न सीड हैबिट तो थी टेरिडोफाइट में, लेकिन सीड बना नहीं पा रहे थे, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीड की फॉर्मेशन कर दी और नेकेड सीड बना दिया। जिम्नोस्पर्म हमने फील्ड में जाकर जिम्नोस्पर्म को देखा भी था कि किस तरह जिम्नोस्पर्म में, अब इनमें क्या हुआ, इनमें कोन्स बनने स्टार्ट हो गए। वहाँ मेल फीमेल स्ट्रक्चर अलग बन रही थी, यहाँ पर मेल फीमेल कोन्स ही बनने स्टार्ट हो गए। आर्चिगोनिया बनने लगी, एंथीरिडिया बनने लगी, डिफरेंट टाइप के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। प्लांट ने खुद को मेल प्लांट और प्लांट ने खुद को फीमेल प्लांट में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। कुछ प्लांट मोनोसिस भी थे, कुछ प्लांट डाइसिस भी थे, कुछ प्लांट्स ऐसे भी थे जो दोनों ही मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रख रहे थे। आर्चिगोनिया, एंथीरिडिया, एंथीरिडिया जहाँ पर एंथर्स की फॉर्मेशन हो, आर्चिगोनिया जहाँ पर मेल फीमेल सेल के फॉर्मेशन हो, ओव्यूल की फॉर्मेशन हो। इसके बाद में डिवाइड किया हमने जिम्नोस्पर्म को। नेकेड सीड वाला प्लांट बोल दिया। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं हमारे, कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, इन पर फ्लावर आते हैं। कंप्लीट प्लांट जिनको बोलते हैं, रूट, स्टेम, लीफ में बॉडी, डिवाइडर, फ्लावर, फ्रूट, सारी चीज़ें बन रही हैं। जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं बन रहा है, वहाँ पर सीड खुला पड़ा हुआ है, सीड कोट एब्सेंट है। मेगास्पोर हैं, स्ट्रोबिलस हैं, पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई जिम्नोस्पर्म में, लेकिन कंप्लीट जो पॉलन ग्रेन्स बनना है वो एंथर्स में कहाँ बनेंगे, एंजियोस्पर्म में। इसके बेस पर हमने डिवाइड किया। इसके बाद हमने कहा चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब एनिमल किंगडम की, कि एनिमल को कैसे हमने डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया। एनिमल्स को कैसे पढ़े, एनिमल्स की वैरायटी बड़ी ही ब्रॉड है, बहुत ही डिफरेंट टाइप के आपको लिविंग्स एनिमल्स में देखने को मिल जाएंगे। इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सबको क्लासीफाई करना पड़ेगा। हर एनिमल्स अपने आप में एक नया करैक्टर रखता है, लेकिन फिर भी बहुत से करैक्टर्स ऐसे हैं जो इनमें आपको कॉमन मिलेंगे, जिसके बेस पर हमने इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हम क्या करें, इनको पढ़ना है अगर तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ेगा कि आखिर ये बने कैसे हैं। तो सबसे पहले जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो इनका हमने देखा था कि इनमें फुल बॉडी है, बॉडी के साथ में मतलब वहाँ पर सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनने स्टार्ट हुए। जो हमारे एनिमल हैं वो ऑर्गन सिस्टम वाले हैं, उनके पास ऑर्गन कम्प्लीटली सिस्टमाइज है। अगर हमको सांस लेनी है तो उसके लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनना पड़ेगा, अगर सर्कुलेशन करना है तो सर्कुलेटरी सिस्टम की डिमांड है, जबकि प्लांट्स में ऐसा नहीं है। प्लांट्स में सिस्टम डिवाइड नहीं हुआ है, वहाँ पर सिस्टम नहीं है, वहाँ पर टिश्यू ही वर्क कर रहे हैं। डिफरेंट टिश्यू ने काम किया और काम कर दिया। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है, पेरेन्काइमा टिश्यू है, लेकिन प्लांट्स में क्या है, वहाँ पर सिस्टम डिवाइड हुआ। अगर स्किन बनी है तो स्किन प्रोटेक्शन के लिए बनी है, उसका अपना सिस्टम है, ठीक है। तो पहला हमने क्या करा, हमने कहा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर अगर हम ब्लड की ही बात करें तो हमारा कभी कभी ओपन टाइप का ब्लड सिस्टम मिलेगा, कभी क्लोज टाइप का ब्लड सिस्टम मिलेगा, कभी हम वार्म ब्लड में मिलेंगे, कभी हम कोल्ड ब्लड में मिलेंगे। यानी हम ब्लड के अकॉर्डिंग ही 4 टाइप के, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, कि ओपन ब्लड सिस्टम के, क्लोज्ड ब्लड सिस्टम, इसके सर्कुलेटरी सिस्टम कहीं क्लोज्ड भी है, कहीं ओपन भी है, ऐसे टाइप के भी मिल जाएंगे।
हम अगर सिमेट्री की बात करें, हम कार्डनी की बात करें, तो आपको बाइलेटरल सिमेट्री भी मिल जाएगी और रेडियल सिमेट्री भी मिल जाएगी। कोई कोई एनिमल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनको हम अगर 20 से डिवाइड करें तो वो 2 बराबर पार्ट में डिवाइड होते हैं। कोई कोई एनिमल्स ऐसे मिलेंगे जिनको हम डिवाइड करें तो बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे, उनमें सिमेट्री देखने को मिलेगी। डिटेल में बात करेंगे अगले लेक्चर में। हम अगर बात करें उनके लेयर्स की, तो कहीं कहीं पर आपको 2 लेयर प्रेजेंट होगी, कहीं पर 3 लेयर प्रेजेंट होगी। डिप्लोब्लास्टिक उसको बोलते हैं। लेयर्स के बेस पर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकते हैं, हम सीलोम के बेस पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कोई टिश्यू के बीच में गैप है या नहीं है, हम सीलोम के बेस पर बात कर देंगे। हम नोटोकॉर्ड के बेस पर प्लांट को क्लासीफाई करेंगे, हम सेगमेंटेशन के बेस पर प्लांट को क्लासीफाई करेंगे। ये सब वो तरीके हैं जिनके बेस पर हम प्लांट को क्लासीफाई कर रहे हैं। अगर किसी में ओपन टाइप का ब्लड सिस्टम मिल रहा है उसको अलग रखेंगे, क्लोज टाइप का मिल रहा है उसको अलग कैटेगरी में रखेंगे। किसी में अगर सिमेट्री अलग मिल रही है, रेडियल मिल रही है, उसको अलग रखेंगे। सिमेट्री बाइलेटरल मिल रही है, उसको अलग रखेंगे, उसकी कैटेगरी, उसको क्लास अलग बनाएंगे। अगर सीलोम प्रेजेंट है तो कुछ और कहेंगे, सीलोम एब्सेंट है उसको और किसी क्लास में रखेंगे। डिफरेंट क्लास में किस किस तरह के करैक्टरिस्टिक मिल जाएंगे, एक एक करके हम सबको बात करेंगे, सब पर बात करेंगे कि आखिर कोई हमने क्लास बनाया है, कोई फाइलम हमने बनाया है, उस फाइलम की करैक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, कैसा मिल सकता है। इसके लिए हमको नोटोकॉर्ड क्या है जानना पड़ेगा, सीलोम क्या है जानना पड़ेगा, सिमेट्री क्या है जाननी पड़ेगी, डिप्लोब्लास्ट ये ब्लास्ट क्या होता है ये जानना पड़ेगा। एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए, तो एनिमल्स सबको पढ़ने के लिए फाइलम को जानना पड़ेगा, कितने फाइलम हैं, कितने क्लास हैं, किस किस तरह के एनिमल्स होते हैं, मूवमेंट करने वाले एनिमल्स कौन से हैं, ना मूवमेंट करने वाले एनिमल्स कौन से हैं। पानी में रहने वाले एनिमल्स के अलग कैटेगरी होगी, रेप्टाइल्स की अलग कैटेगरी होगी, आसमान में रहने वालों की अलग कैटेगरी होगी, लैंड पर रहने वालों की अलग कैटेगरी होगी। एक ही जगह पर डिफरेंट डाइवर्सिटी मिलेगी, बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे, लेकिन सबको एक साथ नहीं बोल देंगे, सबको हम एक क्लास में नहीं रख देंगे, सबको हम डिफरेंट क्लास में रखेंगे। भाई विटेकर ने तो केवल 4-5 कैरेक्टर्स के बेस पर उनको रख दिया कि हाँ मोनोरोपोडिस्टा, लेकिन जब एनिमल में ही पहुँचेंगे, आप प्लांट में ही आप पहुँचे थे तो आपने देखा हमको कितना पढ़ना पड़ा। एनिमल्स में जब पहुँचे वहाँ तो और हमारी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो गई, वहाँ हमको और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को जानना पड़ेगा, हर ऑर्गन को जानना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन एनिमल्स का, एनिमल्स में आप सबसे पहला जो फाइलम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपना फाइलम पोरीफेरा, उसके बाद जो सेकंड फाइलम पढ़ेंगे सीलेंट्रेटा, थर्ड फाइलम पढ़ेंगे अपना टीनोफोरा, नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज, फिर एस्कीहेल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और फिर कॉर्डेटा। इतने फाइलम्स को हमको पढ़ना है, सबको एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना एनिमल किंगडम में फाइलम पोरीफेरा को स्टार्ट करेंगे। ऐसे लिविंग्स को स्टार्ट करेंगे जिनका नाम ही क्या आ रहा है, पोरीफेरा। नाम से ही हमें मिल रहा है कि यहाँ पर कुछ पोर्स की बात होगी, कुछ ऐसे करैक्टर्स होंगे जो पोर्स की बात करें। चलिए नेक्स्ट हम अपना पोरीफेरा नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। ओके।